हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 21 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। 2 क्वेश्चन हम जीएस पेपर 3 के डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण और जैव विविधता खंड से और एक क्वेश्चन रहेगा आपदा प्रबंधन खंड से। एक क्वेश्चन हम जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 81 है। प्रीवियस 80 क्वेश्चन हम प्रीवियस 20 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 के पर्यावरण एंड जैव विविधता खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी कि जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग क्या है, पारंपरिक खेती की तुलना में इसके महत्व और इसकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। इसका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच की बात करें तो हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग यानी कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती में रसायन से मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है। मूल रूप से अगर देखें तो सुभाष पालेकर द्वारा 1990 के दशक में मध्य में जब हरित क्रांति की विधियों के विकल्प के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था। हाल के वर्षों में जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग को 2016 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहां पर रसायन आधारित कृषि और पूंजी गहन कृषि के विकल्प के रूप में इसकी एक कार्यान्वयन एजेंसी है रायथू साधिका संस्था RYSS के माध्यम से इसको राज्य में लॉन्च किया है। तो इसके माध्यम से हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम बात करें जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग के 4 स्तंभों की, तो इसके 4 स्तंभ होते हैं। एक होता है जीवामृत, एक होता है बीजामृत, एक होता है आच्छादन जिसको मल्चिंग भी बोला जाता है, और एक 4 जो स्तंभ होता है वह होता है बापसा। आइए देख लेते हैं इनको एक एक करके। अगर हम बात करें जीवामृत की तो मुख्य रूप से गाय के गोबर और गोमूत्र, गुड़ और जो दाल का आटा होता है जिसको बेसन भी बोला जाता है, तथा संदूषण रहित मृदा जिसमें आपकी किसी भी तरीके का रसायन का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें जो किण्वित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके संवर्धन के लिए इन जो मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मिट्टी के अंतर्गत इन मिश्रण को मिलाने के बाद उनको सूक्ष्म जीव के संवर्धन के लिए उस मृदा को किण्वित होने दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बीजामृत की तो इसमें गाय के गोबर, गोमूत्र, चूने के उपयोग से जो बीज होते हैं उसके अंकुरों पर इसका एक सूक्ष्म जैविकों का लेप बीज के ऊपर किया जाता है। फिर उन बीजों को खेतों में उपयोग किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बीजामृत या बीजोपचार। अगर हम बात करें आच्छादन या मल्चिंग की तो ये ऊपरी मृदा को फसलों और जो फसल अवशेष जो बचते हैं उससे एक ढकने की प्रक्रिया है, जिससे कि जो मृदा के अंतर्गत जो नमी है उसका क्षय रुक जाए। तो इसमें आच्छादन मल्चिंग टेक्निक बोलते हैं इस चीज को। अगर हम बात करें बापसा की तो बापसा के अंतर्गत जो मृदा का जो बातन होता है, उसका जो एरेशन होता है, उसको इसमें बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंतर्गत ह्यूमस का निर्माण होने दिया जाता है। इसके द्वारा मिट्टी में जो पर्याप्त हवा और आवश्यक नमी के साथ मिट्टी के जो जीव हैं उन्हें जो जड़ें हैं उसमें स्वतंत्र रूप से इसके अंतर्गत रह सकते हैं। इसके अंतर्गत 50% वायु और 50% जलवाष्प का मिश्रण इसके अंतर्गत यूज किया जाता है, जिससे कि मृदा की क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो इसमें हमने शून्य बजट कृषि के 4 स्तंभ के बारे में देखा। अगर हम बात करें जो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग है वो पारंपरिक कृषि से उसका क्या और ज़्यादा महत्व है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये रसायन मुक्त आदानों का इसके अंतर्गत उपयोग किया जाता है। अगर हम जो पारंपरिक कृषि है उसके विपरीत जो कम लागत वाले जो आदान हैं इसके अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। अगर हम बात करें गाय के गोबर, मृत गाय का मूत्र, साथ ही साथ गुड़, दाल के आटे, बेसन और अन्य पौधों के जो अर्क हैं उनका इसमें उपयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं जो पारंपरिक रसायनों की अपेक्षा में। इसके अलावा जो ऋण चक्र से जो किसान हैं उनको राहत मिलती है, क्योंकि पारंपरिक कृषि के जो आदान होते हैं, काफ़ी इनपुट्स जो होते हैं वे काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए किसानों को ऋण लेने के लिए विवश होना पड़ता है। अगर हम बात करें FAO के अनुसार, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, तो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग है उससे ऋण पर निर्भरता समाप्त करने का उसने अनुमान लगाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें
पर्यावरण की ये अनुकूल तकनीक है। इसमें जो पारंपरिक खेती की तुलना में लगभग 50 से 60% कम जल और कम विद्युत की आवश्यकता होती है, जिससे के कारण से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। साथ ही इसके द्वारा मृदा के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। अगर हम बात करें मृदा बातन की, जिसमें हमने बापसा तकनीक के अंतर्गत इसको बताया था, इसमें न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इंटरक्रॉपिंग इसमें की जाती है कि एक फसल के बाद इसके अंतर्गत उसके बाद दूसरी फसल को बोया जाता है। तो इस तरीके से मेड़ बनाकर ऊपरी मृदा की मल्चिंग करके उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। ये जो पारंपरिक खेती की जाने वाली जो गहन सिंचाई और जो गहरी जुताई को हतोत्साहित करती है और जो मृदा होती है उसके स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करती है। तो ये हमने चर्चा की जो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग है वह पारंपरिक कृषि से किस तरीके से बेहतर है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चुनौतियां हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अभी जो पारंपरिक कृषि से जो खाद्य उत्पादन हो रहा है वह काफ़ी मात्रा में होता है। तो अगर हम इससे डायरेक्ट इस पर ट्रांसफ़र होंगे जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग पर, तो उससे हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। आईसीआर के अनुसार अगर हम बात करें तो पारंपरिक कृषि की तुलना में इस कृषि पद्धति से फसल उत्पादन ड्रास्टिक रूप से गिरेगा। अगर हम एग्जाम्पल लें श्रीलंका का, तो उसने वहां पर इस पद्धति को अपनाने के लिए चावल का उत्पादन उसके जो था 20% तक कम हो गया। जो श्रीलंका चावल पर आत्मनिर्भर था वह आयात पर निर्भर हो गया। इसके अलावा इसका जो नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो ये प्योर रूप से जीरो नहीं है, मतलब निरपेक्ष रूप से ये शून्य बजट कृषि नहीं है, क्योंकि इसमें जो श्रमिकों की मजदूरी, साथ ही साथ परिवार द्वारा किए गए जो श्रम है उसका मूल्य, स्वामित्व वाली भूमि है उसका किराया, साथ ही साथ गाय के रखरखाव की लागत, विद्युत और पंप सेट की लागत इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो एक तरीके से हम इसको जीरो नहीं कह सकते, इसमें कुछ तो लागत लगती है। इसके अलावा अगर हम इसकी चुनौतियों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ये पाया गया कि जिन खेतों पर पहले रासायनिक पद्धति से जो खेती की जाती थी या खेतों का जो गहन उपयोग किया जाता था, वहां पर मृदा की गुणवत्ता काफी निम्न स्तर की है और वह जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा जो धान जैसी फसल होती है उसमें खेत में जल का जमाव होता है और इसके कारण से मृदा में विद्यमान जो सूक्ष्म जीव है उनकी आबादी को वो सीमित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग को अपनाने में जो अगली उपज के लिए अगर हम उसको अपनाएंगे तो वह उसकी उपज को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा किसानों को इस जो पद्धति के संबंध में जागरूक करने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो राज्यों को जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग को अपनाने के लिए प्रेरित करने से पहले केंद्र को यह जरूरी है कि वह उसके से संबंधित वैज्ञानिक आंकड़ों को जमा करे, उनको एकत्रित करे कि कैसे जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग है तकनीक है सूखे के वर्षों में मृदा की गुणवत्ता और अन्य भारी कारकों के प्रभाव में कम करने के बाद जो पैदावार को प्रभावित करेगी वह किस तरीके के पैदावार को उसके अंतर्गत सुनिश्चित हो पाएगी। तो आगे के जो संकट है खाद्य सुरक्षा पे जो संकट उत्पन्न ना हो, तो उससे पहले केंद्र सरकार को वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित करने चाहिए। इसके अलावा इसमें जरूरत है कि प्राकृतिक खेती को तो हम अपनाने से पहले लाखों किसानों की जो आजीविका है, उनकी जो लाइवलीहुड है, इसके अतिरिक्त देश की जो खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और जैव विविधता खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी में कानून के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने और न्यायिक प्रणाली को रूपांतरित करने की क्षमता विद्यमान है। इस संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण की आवश्यकता और इस संबंध में सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका की जो कार्य प्रणाली है उसका डिजिटलीकरण करने, उसमें प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए क्या क्या उसके अंतर्गत जो चुनौतियां हैं और क्या आवश्यकता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दिशा निर्देश दिए हैं जिसके अंतर्गत इसका जो उद्देश्य है वह है शारीरिक संपर्क को कम करना। तो जो कोविड के दौरान इस तरीके के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केस को सॉल्व करने के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे, उन्होंने ये आर्टिकल 142 के अंतर्गत ऐसा किया गया था क्योंकि इसके अंतर्गत उनको कंप्लीट जस्टिस से संबंधित कोई भी डिग्री पारित करने का या उसको दिशा निर्देशित करने का अधिकार है। अगर हम बात करें इसी संदर्भ में अन्य प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जा सकता है, जिनमें याचिकाओं की ई फाइलिंग,
वर्चुअल सुनवाई या न्यायालय की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग आदि इसके अंतर्गत सुनिश्चित की जा सकती है। न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के संबंध में अगर हम बात करें, इससे संबंधित डिजिटलीकरण करना क्यों चाहिए, क्या कारण है कि इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, न्यायालयों की दक्षता में सुधार होगा, उसमें वृद्धि होगी। जो रियल टाइम ऑनलाइन डेटा है, जो उसका मामले हैं, उसकी बेहतर पहचान की जा सकेगी और उनको अलग अलग वर्गीकृत किया जा सकेगा। उच्च न्यायालय पर जो अधीनस्थ न्यायालयों पर उचित जो मॉनिटरिंग की जा सकेगी, उन पर कंट्रोल रखा जा सकेगा। इससे क्या होगा, कागजी कार्रवाई भी कम होगी और अन्य प्रशासनिक कार्य पर भी कम होंगे, जिससे वह जो प्रशासनिक कार्यों में जो बिजी रहती है हमारी जो न्यायपालिका, उस वह बर्डन कम होगा, जिससे न्यायिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित हो पाएगा, जो कि उसका मूल कार्य है। इसके अलावा न्यायालय के जो रिकॉर्ड का उचित प्रबंधन करना, अगर हम बात करें आर्टिकल 129 की, तो उसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें जो इसके जो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट या जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, तो उसको वह मानने के लिए बाध्य होते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से उन केसों से संबंधित जो भी डिसीजन दिए गए हैं, वह हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उनको मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि न्यायालय के रिकॉर्ड का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा। भौतिक रिकॉर्ड इससे कम होंगे, जिससे कि जो न्यायालय में जो आपकी जगह की जो आवश्यकता है वह कम होगी, और जो दशकों पुराने जो दस्तावेज हैं उनको मैनुअली संरक्षित करना काफ़ी कठिन होता है, तो उसको डिजिटल रूप में आसानी से संरक्षित किया जा सकेगा, जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और जो हाई कोर्ट्स है उसके लिए एक आसानी रहेगी कि वह इन केसों के जो निर्णय हैं उनका प्रयोग कर सकें। इसके अलावा इसकी जो वहनीयता काफ़ी उच्च हो जाएगी, क्योंकि वीडियो और ऑडियो के जरिए सुनवाई करना आसान होता है। जो न्यायालय की इससे लागत कम होगी, कोर्ट परिसर का रख रखाव का जो खर्चा है वह कम होगा, कर्मचारियों का खर्चा कम होगा, साथ ही साथ बुनियादी ढांचे और जो सुरक्षा में जो जजेस की जो सुरक्षा में जो लागत आती है वो भी इससे कम की जा सकेगी। साथ ही साथ जो न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी इसके अंतर्गत बढ़ाई जा सकेगी, क्योंकि डिजिटलीकरण हो जाएगा चीज़ों का, तो इससे कार्रवाइयों के सटीक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी और जिससे जो अनुचित आचरण करने से कोई भी न्यायपालिका बचेगी। साथ ही इसके अंतर्गत आपकी कारोबार की सुगमता को भी बढ़ाया जा सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टियों के बीच में, जैसे कि दो देशों के बीच में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है देश के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत जो अनुबंध किए जाते हैं, तो इससे जो विदेशी और जो घरेलू जो व्यावसायिक हैं उनके विश्वास को बढ़ाया जा सकेगा, जिससे देश के अंतर्गत निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। ये हमने कारण देखे कि न्यायपालिका का डिजिटलीकरण क्यों किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें इससे संबंधित चुनौतियों की कि इसको डिजिटलीकरण करने में क्या चुनौतियां हैं, उनके बारे में देखें तो सबसे पहली चुनौती है जागरूकता एवं प्रशिक्षण। जो न्यायाधीश हैं, जो न्यायालय के कर्मचारी हैं और जो अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ जो अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ एक तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय ने एक ट्रायल कोर्ट में एक सर्वेक्षण करवाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने देखा कि केवल 27% न्यायालयों में ही न्यायाधीश की टेबल पर कंप्यूटर मौजूद है, और साथ ही साथ केवल 10% के पास ही उचित इंटरनेट सुविधा तक उनकी पहुंच नहीं है। साथ ही साथ हम अगर अब बात करें तो इसमें जो तीसरी चुनौती है वह कनेक्टिविटी की चुनौती है। संसदीय स्थायी समिति की 103वीं रिपोर्ट थी, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि जो कनेक्टिविटी डिवाइड और जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुंच की कमी देखने को मिलती है न्यायालय में। इसके अलावा जो इंटरनेट की उपलब्धता में विषमता देखने को मिलती है। जो वादी हैं, जो अधिवक्ता हैं, उनकी बड़ी संख्या को वह प्रभावित कर सकता है, जिससे कि जो न्याय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो न्याय का वितरण है, उसकी प्रक्रिया से वह लोग वंचित रह सकते हैं। साथ ही इसमें साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे भी हो सकते हैं, क्योंकि जो न्यायिक जो डेटा होता है काफ़ी संवेदनशील होता है, उसमें काफ़ी सारी संवेदनशील जानकारी उसके अंतर्गत मौजूद होती है। तो इसके अंतर्गत अगर इससे संबंधित गोपनीयता की चिंता इसके अंतर्गत एक चुनौती है। इसके अलावा जो इसके अंतर्गत प्रक्रियात्मक समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। अगर वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी केस का ट्रायल किया जाता है, तो उस ट्रायल के अंतर्गत जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, तो उसकी प्रामाणिकता और उसकी स्वीकार्यता पर सवाल उठाया जा सकता है। साथ ही जो अभिसाक्ष्य की पहचान और व्यक्तियों के जो सुनवाई के विषय और गोपनीयता आदि से संबंधित चुनौतियां भी इसके अंतर्गत विद्यमान हैं।
अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो चुनौतियों के समाधान के लिए कई पहल की जा सकती हैं। जो चुनौतियां आ सकती हैं डिजिटलीकरण में, जिसकी हमने अभी बात की, उससे संबंधित किया जा सकता है कि ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन किया जाए, न्यायिक सेवा केंद्र की स्थापना की जाए, एक राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का निर्माण किया जाए, और जो कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम, जिसको LIMBS बोलते हैं, उसको लागू किया जाना चाहिए और इनको गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया भी गया है। अगर हम बात करें तो इससे संबंधित और चुनौतियों को सामना करने के लिए हमें कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। उनका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संबंध में एक जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य किस तरीके से उनको देखा जाएगा, उनकी प्रामाणिकता पर आगे सवाल ना उठाया जाए, तो इसके लिए स्पष्ट नियम एवं दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया GS पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GS पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है जो दावानल यानी कि फॉरेस्ट फायर के कारणों पर प्रकाश डालते हुए भारत में इन घटनाओं को रोकने के उपायों को वर्णित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको फॉरेस्ट फायर के बारे में बात करनी है, उससे संबंधित कारणों के बारे में बात करनी है, साथ ही साथ उनको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे। इसमें हम जो भारत में वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है 2021 अभी रिलीज हुई थी, उसके अनुसार अगर आप भारत में देखना चाहें तो भारत में नवंबर 2020 से जून 2021 के मध्य जो फॉरेस्ट फायर की लगभग 3.5 लाख घटनाएं इस अवधि में दर्ज की गई, और जो कि पिछले वर्षों में जो इस अवधि में जो दर्ज की जाती हैं घटनाएं, उसमें इस वर्ष सबसे ज़्यादा थी। अगर हम बात करें हर वर्ष जो नवंबर से मई माह के बीच में विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों के कारण जंगल में आग लगती है, और अगर हम इस आग लगने के कारण की बात करें तो इसमें जो सूखी पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, जो देवदार के जो नुकीली पत्तियां होती हैं, इस तरीके से वह ज्वलनशील पदार्थ के रूप में काम करती हैं। अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं होती हैं वो उड़ीसा में होती हैं, उसके बाद MP और देन छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंतर्गत हम ये भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े के साथ इस क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके जो दावानल के जो कारण हैं, उसमें हम दो रूपों में बांटेंगे। एक तो हम प्राकृतिक कारण देखेंगे और एक देखेंगे हम मानव जनित कारण। अगर हम बात करें दावानल के प्राकृतिक कारण के बारे में, तो जो बढ़ता जलवायु मंडलीय जो तापमान है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, साथ ही साथ जो शुष्क काल की जो अवधि में मृदा एवं जो वातावरण में निम्न आर्द्रता जैसी जलवायु परिस्थितियां बन रही हैं, साथ ही जो शुष्क काल यानी कि जो गर्मी की जो समय में वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा जो बिजली चमकना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, इसका एक प्राकृतिक कारण है। हवा के उच्च वेग के कारण होता क्या है कि जो बांस का घर्षण होता है और इसमें जो लुढ़कते पत्थर शामिल होते हैं, जिसके कारण से चिंगारी निकलने के कारण अत्यधिक जो ज्वलनशील पत्तियां हैं, जैसे कि चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां हैं, उसके ढेर में आग लग जाती है और इससे ये फायर है पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो दावानल के मानव जनित कारण है, उसमें आपकी स्थानांतरित जो कृषि की जाती है, जो तेंदुपत्ता के जो पत्ते होते हैं उनकी तीव्र वृद्धि, साथ ही साथ घास व चारे की तीव्र वृद्धि, और जो वन भूमियों पर लोगों के द्वारा जो अतिक्रमण किए जा रहे हैं और अपने अवैध खनन को छुपाने के लिए उनके द्वारा जो आग लगा दी जाती है, वह इसका एक मेन मेड कारण है। साथ ही साथ जो सिगरेट के जो बर्ड होते हैं, विद्युतीय चिंगारियों से जो उत्पन्न होती है जो चिंगारी, उससे ये फॉरेस्ट फायर फैलती है। इसके अलावा जो जंगली जानवरों को भगाने के लिए लोग बाग जो बॉन फायर चलाते हैं, मनोरंजन आदि के लिए जो जंगलों में विचरण करते हैं और रात में जो जानवर उनके पास ना आए तो उसके लिए वो जो आग जला के उसके चारों ओर बैठते हैं, तो इस तरीके की आग जलाने से भी इस तरीके की फॉरेस्ट फायर की घटना हो सकती है। तो ये हमने बात की जो दावानल के मानव जनित और प्राकृतिक कारणों के बारे में। अगर हम देखें इसको रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, इसमें हम प्रबंधन के स्तर पर हस्तक्षेप करके जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करें और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधन आवंटित करके उनके जो अग्नि जोखिम और जो क्षेत्रीकरण किया जाए और उनका मानचित्रण किया जाए कि कौन सा क्षेत्र ज़्यादा वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के लिए, तो उसके लिए उसी तरीके के संसाधन आवंटित किए जाए। इसके अलावा जो राज्य वन विभाग है, आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है और जो अनुसंधान जो संस्थाएं हैं हमारे देश में, उनके बीच में मजबूत कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो आग लगने से रोकने के एवं आग प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए
जो हमारा नए विज्ञान आधारित जो प्रबंधन है उस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए, साथ ही साथ उसमें इनोवेशन करने में सक्षम बनाने के लिए जो हमारी जो अनुसंधान एजेंसी हैं उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ जो वन समुदाय के साथ जो संस्थागत भागीदारी करके जो वन उसके अंतर्गत जो वन समुदाय रहते हैं उनके साथ भागीदारी करके, साथ ही साथ जो वन अग्नि जो पूर्वानुमान प्रणालियां हैं उनको तैयार करके और इन प्रणालियों को जो वैज्ञानिक इनपुट्स हैं जो उसके अंतर्गत जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके माध्यम से उनको उन्नत करके इन प्रणालियों को विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ देश में जो दावानल के जो सभी आयाम को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय वन अग्नि ज्ञान नेटवर्क को भी स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि अग्नि जोखिम मानचित्रण किया जाना चाहिए, साथ ही साथ विभिन्न जो एजेंसी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आग लगने के रोकने, साथ ही साथ उनको जो आग लग गई है उसके बाद पुनर्वास करने के लिए जो नए विज्ञान आधारित प्रबंधन किया जाना चाहिए, साथ ही साथ जो अग्नि की पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो एक राष्ट्रीय वन अग्नि ज्ञान नेटवर्क भी स्थापित किया जाना चाहिए। ये इसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम बात करें एक वन अग्नि प्रबंधन यानी कि फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, इसको वन विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है, जिससे होगा कि जो दावानल का पता लगाने या उसको समन करने या उसको मिटिगेट करने या उसको रिहैबिलिटेट करने के बारे में जो अद्यतन और जो समृद्ध जो नवीनतम जानकारी है अन्य देशों से भी वे इसमें शामिल की जा सकती हैं वे जानकारी को, तो इनको शामिल करके एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें जो वन अग्नि जो प्रबंधन में अच्छी प्रथा जो चली आ रही है, पहले किसी ने अच्छे से फॉरेस्ट फायर को मैनेज किया है तो उसका एक दस्तावेजीकरण होना चाहिए। इसके अलावा जो नासा का जो मोडिस है यानी कि मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, इन जैसे उपग्रहों के माध्यम से जो प्रारंभिक चेतावनी और जो उसकी जो वल्नरेबिलिटी है उसका एक मानचित्रण तैयार किया जाए और साथ ही साथ उनकी लगातार उसके माध्यम से निगरानी की जाए। तो इसके अंतर्गत वन अग्नि प्रबंधन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट का एक पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए, साथ ही साथ उनका जो बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उसका दस्तावेजीकरण और नासा के मोडिस को से संबंधित उपग्रह की भी इसमें सहायता लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो सरकार द्वारा जो वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना तैयार की गई है, साथ ही साथ वन अग्नि राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 तैयार की गई है और एक वन फायर लाइन भी इस तरीके के कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। वर्ष 2030 तक जो कि हमें एक वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन का CO2 के बराबर जो अतिरिक्त जो कार्बन सिंक है उसको सृजित करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस जो फॉरेस्ट फायर की जो गतिविधियां हैं उसको रोकें, उसको कम करें। साथ ही साथ जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 15 की बात करते हैं तो उसमें भूमि पर जीवन की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत वनों का सतत प्रबंधन शामिल है, तो उसको भी हमें 2030 तक अचीव करना है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी जो हमारी जो एक वैश्विक प्रतिज्ञा है उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें फॉरेस्ट फायर पर रोक लगानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के आपके डिजास्टर मैनेजमेंट खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि शुचिता यानी कि प्रोबिटी से आप क्या समझते हैं, सुशासन के लिए इसे क्यों आवश्यक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम शुचिता की परिभाषा के साथ इसको शुरुआत करेंगे। शुचिता का तात्पर्य जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिक एवं निष्कपट व्यवहार, पारदर्शिता एवं अदूषणीयता यानी कि इनकरप्टिबिलिटी जैसे सुदृढ़ नैतिक सिद्धांतों के होने और उनका कठोरतापूर्वक पालन करने का एक गुण है। अगर हम शुचिता की बात करें तो शुचिता एक मेन गुण है, मतलब मेन मूल्य है, जिसके अंतर्गत आपकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिक एवं निष्कपट व्यवहार, पारदर्शिता और इनकरप्टिबिलिटी भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। अगर हम बात करें ये केवल भ्रष्ट या बेईमानीपूर्ण आचरण करने के बजाय जो उच्चतम सिद्धांतों को और जो आदर्शों का पालन करने का एक कार्य है, जिसको हम शुचिता बोलते हैं। शुचिता के सिद्धांत में जो सार्वजनिक जीवन को शासित करने वाले प्रभावी कानून, नियम, विनियम तथा इनको उचित कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाता है। इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण है कि ये कानून, विनियम, नियम या जो ये मूल्य हैं वह तो शामिल हो, साथ ही साथ इसके क्रियान्वयन पर काफी जोर दिया जाता है। अगर हम बात करें शासन में शुचिता की, तो शासन और जो सार्वजनिक कार्यालय होते हैं उसका प्रबंधन करने,
शासन सुशासन का मतलब होता है कि जो सार्वजनिक कार्यालय और जो शासन के जो कार्य हैं उसका ठीक तरीके से प्रबंधन करना और जो उनको कार्य दिए गए हैं उसको सुनिश्चित करना ठीक तरीके से। अगर हम बात करें, यही संविधान और कानून और शासन का विधिक ढांचा प्रदान करते हैं, ये जो सार्वजनिक कार्यालय होते हैं। और अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत शुचिता उस नैतिक ढांचे का भाग है जो शासन की प्रकृति एवं शासन करने वाले तथा शासित लोगों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है। तो इसके अंतर्गत एक इस तरीके का नैतिक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत आपके शासन की प्रकृति क्या है, जैसे कि हमारा डेमोक्रेटिक नेचर है, और इसके अंतर्गत जो हमारे शासन करने वाले हैं, जैसे कि आपके हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वह योजनाओं का निर्माण करते हैं, और जो आपके जो शासित करने वाले, जैसे कि लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो हमारी आम पब्लिक है उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उसके लिए उनके बीच के संबंधों को प्रदर्शित करता है ये एक नैतिक ढांचा जिसको हम शुचिता बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए शुचिता आवश्यक क्यों है इसके बारे में, तो ये एक राज्य के जो तंत्र है, राज्य का जो सिस्टम है उसके लिए विश्वसनीयता को बढ़ाता है, लोगों का राज्य का जो सिस्टम है उसके प्रति विश्वास बढ़ता है। अगर हम बात करें, शुचिता का संबंध परिणामों की बजाय जो कार्य विधियों और प्रक्रियाओं और प्रणालियों से है। इससे ये जो संस्थान की जो प्रक्रियात्मक जो अखंडता है, जो कार्य करने की जो शैली है, उसके संबंध में कि सभी लोग, अगर कोई भी पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो लेकिन उस क्षेत्र की या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कार्य प्रणाली सेम रहेगी, तो एक के तरीके की एक प्रक्रियात्मक अखंडता को सुनिश्चित करता है जो कि अंतिम रूप से देश के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर हम बात करें, इससे संस्थागत अखंडता सुनिश्चित होती है। संस्था को संचालित करने वाले व्यक्तियों की परवाह किए बिना जो संस्थानों की जो नैतिकता एवं वैधता को बनाए रखती है, इसके अंतर्गत एक पारदर्शी दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है। क्योंकि अगर कोई भी संस्था होगी, उसके दिए गए मानदंडों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति उसके अंतर्गत कार्य करेगा, वो संस्था कार्य करेगी, तो उसे उन मानदंडों के अनुसार उस निर्णय को जनता के सामने बताने में भी संकोच नहीं होगा, जिसके कारण से एक पारदर्शी दृष्टिकोण विकसित किया जा सकेगा। अगर हम बात करें, इससे संस्थानों की दक्षता में भी वृद्धि होगी। यह इष्टतम परिणामों, भ्रष्टाचार और जो खराब अनुभवों से बचने में लोगों की सहायता करेगा, उस संस्थान की सहायता करेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया की एक निष्पक्षता के बारे में एक वस्तुनिष्ठ एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करता है। इसके कारण से जो संस्था होती है उसके अंतर्गत मानदंडों के सापेक्ष में उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो जिससे जो संस्था है उसकी जो दक्षता है वह उसमें वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा ये लोगों के जो व्यक्तिगत जो डिस्क्रिशन है, जो व्यक्तिगत विवेकाधिकार हैं, उनको कम करता है। जो उच्चतम नैतिक मानकों को कठोरता से पालन करना है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, सरकारी अधिकारियों को सभी के साथ निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से व्यवहार करने में ये सक्षम बनाती है। क्या? शुचिता। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं या जो कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत जो सर्व कर रहा है कंट्री को, वह सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता है। जो सत्यनिष्ठा पूर्वक अगर कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वह सत्यनिष्ठा का पालन करता है, तो ऐसे मूल्यों का पालन करने वाला अधिकारी सार्वजनिक हित की बजाय जो अब सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देगा अपने निजी हित की बजाय। अगर हम बात करें, संसाधनों के जो न्यायोचित वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है इसके अंतर्गत, क्योंकि किसी भी संस्था में अगर शुचिता होगी तो उसके लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं वह उन कार्यों को दक्षतापूर्वक करेगा, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करेगा कि निर्धनों या जो कल्याणकारी कार्यक्रम उस संस्था को दिए गए हैं उसमें किसी भी तरीके का रिसाव या भ्रष्टाचार उसके अंतर्गत ना हो, और जो उसका जो अंतिम लक्ष्य है कि उन लोगों को उनका सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया जाए, तो वह करने में ये मदद करता है उनकी। तो ये एक तरीके से शुचिता सुशासन के लिए काफ़ी आवश्यक है। इन पॉइंट्स के द्वारा हमने ये बताने की प्रयास किया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो शासन में शुचिता शासन का पारदर्शी होना, उसका जवाबदेह होना, उसका अनुक्रियाशील होना, साथ ही साथ उसको हमेशा जांच के लिए खुला रहना, ये सुनिश्चित करती है। इसके अलावा ये राज्य को वैधता प्रदान करने, उनके संस्थानों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने, साथ ही साथ सरकारी कर्मियों द्वारा जो सत्ता का दुरुपयोग को रोकने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कुशल और प्रभावी शासन प्रणाली जिससे कि देश का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित हो, तो ये करने में शुचिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी।
Please stay tuned and subscribe the Unlock GS Academy. Thank you.